नमस्कार दोस्तों। फार्मेसी शब्द की कैसे उत्पत्ति हुई थी? फार्मेसी शब्द किस शब्द से डिराइव्ड करता है? आइए इस वीडियो में आपको डीप जानकारी देते हैं। जी हाँ फ्रेंड, फार्मेसी शब्द ग्रीक शब्द से डिराइव्ड है। गाइस, ग्रीक एक महान साइंटिस्ट थे जिनके कारण आज पूरी दुनिया फार्मेसी जर्नी को फॉलो करता है। बहुत काफ़ी तेज़ी और रैपिड प्रोडक्शन होने लगा है मेडिसिन का। गाइस, आज की डेली लाइफ में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने मेडिसिन का यूज नहीं किया हुआ। गाइस, एक उदाहरण देना चाहता हूँ, पैरासीटामोल डोलो 650 mg। ये गाइस हर एक किसी बंदे ने, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर किसी ने ये डेली लाइफ में यूज की होगी। आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसे हुई थी फार्मेसी की शुरुआत। काज एक शुरुआती दौर से इसको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, आपके लिए भी मेरे के लिए। तो आज मैं अपना रिवाइज करूँगा और आपको ये जानकारी प्रोवाइड करूँगा। सो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं फार्मेसी शब्द की। जी हाँ गाइज, ये डिराइव्ड है ग्रीक वर्ड से। फार्माकोन मीन्स ड्रग मेडिसिन, यानी कि ड्रग मेडिसिन से ही रिलेटेड ये ग्रीक महान साइंटिस्ट थे। इन्होंने जानकारी हमें प्रोवाइड की, जिससे कि आज मेडिसिन का प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। काफ़ी सारे इंडस्ट्रियाँ आप लोगों को डेली लाइफ में देखने को मिलती होंगी, जिसमें आप जॉब भी करते हैं आफ्टर बी फार्मेसी कोर्स के बाद। तो फ्रेंड, आइए इस पर थोड़ा डिस्कस किया जाए। जैसा कि ये एक साइंस है गाइज, और इसका उपयोग किसके लिए होता है? प्रिपेयरिंग के लिए, डिस्पेंसिंग के लिए मेडिसिन। ओके, आर यू श्योर? अब गाइस बात करते हैं फार्मासिस्ट क्या शब्द है। फार्मासिस्ट शब्द कैसे जनरेट किया गया है, इसकी आज नॉलेज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराता हूँ। देखो, फार्मासिस्ट एक प्रोफेसर होता है जो कि एक्सपर्ट होता है स्पेशलाइज ऑफ ड्रग डिस्पेंसिंग में। जैसे कि गाइस हम कहते हैं कि एक फार्मासिस्ट ही ऐसा है जो मेडिसिन को डिस्पेंस कर सकता है, हम लोगों को प्रोवाइड करा सकता है, एक पेशेंट को दे सकता है। तो फ्रेंड, इसी बात को आज थोड़ा डीप में लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो कहाँ से हुई थी हमारी फार्मेसी जर्नी की स्टार्टिंग? आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं। जैसा कि गाइज आप लोगों ने इस बात पर हमेशा डिस्कस किया होगा, क्या इंडिया इस मामले में आगे है फार्मेसी को स्टार्टिंग करने में, या कोई पीएचडी से अप्रूवल साइंटिस्ट जो कि एक नया डेवलपमेंट, नया विकास कर सके, ये बहुत असंभव है इंडिया में। ओनली इंडिया के लिए ये संभव है। बाकी तो फ्रेंड, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो फार्मेसी है इम्पोर्टेंस क्यों है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, फिर बाकी उसके बाद में आपको बता दें इसकी शुरुआत कौन सी कंट्री से हुई थी, किस बेस पर हुई थी। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं इस फार्मेसी के बारे में। तो फ्रेंड, फार्मेसी हमारी जो है मेंटेन करती है यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड ड्रग को। ड्रग, इसके लिए इन्होंने काफ़ी 5 भागों में डिवाइड किया है फार्मेसी को। जैसा कि गाइस ब्रिटिश फार्माकोपिया आप लोगों ने शब्द जरूर सुना होगा, जो मेडिकल से अप्रूव्ड है। तो गाइस ये पीसीआई शब्द भी आपने जरूर सुना होगा, जो कि कॉलेज को कंडक्ट कराया जाता है, जिसके बेस्ट पर एक डिग्री प्रोवाइड कराई जा सकती है थ्रू, जैसे यूनिवर्सिटी होती है, AKTU सबने नाम सुना होगा। तो गाइस इम्पोर्टेंट क्यों है फार्मेसी? एडल्ट्रेट ड्रग के लिए इम्पोर्टेंट है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, ड्रग के बारे में कौन बताएगा? हालांकि आज डॉक्टर तो अवेलेबल हैं मेडिकल स्टोर पर, और गाइस उन्हें सिर्फ डिस्पेंस या प्रोवाइड कराना ही आता है। वो ऐसे एकदम आपके हाथ पकड़ लेंगे और कहेंगे कि चलो आपको बुखार है, इसी पैरासीटामोल दे दो जल्दी से, कंपाउंडर से ऐसा कहेंगे। तो फ्रेंड, क्या आपको उसके बारे में डीप नॉलेज नहीं है, क्या उसके एनालाइज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, फिर आप कैसे पता कर सकते ये ड्रग एक्सपायर है या इसके पार्ट्स हैं सेडिमेशन का रूप धारण कर रहे हैं, या कोई सिरप है उसमें सेडिमेशन बन रहा है। तो गाइस ये तमाम कारणों के लिए एक फार्मासिस्ट नाम दिया गया है। फार्मासिस्ट हमें प्रोवाइड कराता है कि कैसे हम इन मेडिसिन की जानकारी लें,
ये कितनी इनका टाइम ड्यूरेशन होता है, कब तक इनकी एक्सपायरी डेट को हम मेंटेन रख सकते हैं, कब तक मैनेज किया जा सकता है इसे। तो गाइस इन तमाम कारणों के कारण ही आज इस वीडियो को मैं लाया हूँ। अब बात करते हैं हमारे नहीं बल्कि अदर कंट्री ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में। आइए देखते हैं, मज़ा आएगा। ब्रिटिश फार्माकोपिया। अब मुझे यही नहीं मालूम है ब्रिटिश में कौन थे। फिलहाल छोड़ो, आप लोग इंडिया के बारे में सोच लीजिए। फ्रेंड, इसके एवोल्यूशन के बारे में अगर हम चर्चा करें, थोड़ा इस पर 2 मिनट का डिस्कस करें तो आप लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव कर देगा ये। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी की हिस्ट्री क्या थी, इसका इतिहास क्या था, आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसे गाइस लगभग 5 पीरियोडिक टेबल में डिवाइड किया जा सकता है, जैसा कि गाइस एंशिएंट एरा, एम्पायरिक एरा, इंडस्ट्रियल एरा, पेशेंट केयर एरा एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये काफ़ी कम यूजफुल है, काफ़ी बहुत इसका स्कोप भी है। एंशिएंट एरा में क्या था, एंशिएंट एरा कब यूज किया जाता है, ये गाइज वही है एंशिएंट एरा जो आप लोगों ने एक बुजुर्ग के मुख से सुना होगा। गाइज जब बुजुर्ग लोग इस बात का डिस्कस करते हैं कि एंशिएंट यानी कि पुरातन टाइम में हम लोग किसी भी मेडिसिन का यूज नहीं करते थे। तो गाइज पुरातन टाइम में कुछ ऐसा ही होता था जो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव कर देगा। गाइज पुरातन समय में आपको बता दूं, कभी भी मेडिसिन का उपयोग नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम सिर्फ एक आयुर्वेदिक प्लांट्स के रूप में या कोई एब्स्ट्रैक्ट जैसे एनिमल एक्सट्रैक्ट का यूज किया जा सकता था, यूज इन द ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता था। तो गाइस उस समय कोई भी ऐसा एरा नहीं आया था, कोई ऐसा सोर्स ही नहीं अवेलेबल था जो कि हमें एक अच्छी मेडिसिन के रूप में कोई मेडिसिन प्रोवाइड करा सके। तो गाइस ये था एंशिएंट एरा। और इसके बाद क्या आया, एम्पायरिक एरा। एम्पायरिक एरा गया था, ये गाइस वही एम्पायरिक एरा है जब महादेव लाल सौरभ जो कि इंडियन जनक हैं फार्मेसी के, इनके द्वारा ही ये फार्मेसी जर्नी इंडिया तक लाई गई है। बाकी किसी में हिम्मत नहीं थी कि इंडिया को ये सजेशन दे सके। आज काफ़ी इन्होंने मेहनत की होगी, तब ये कॉपी करके लाए थे ओनली, कोई खुद का कंटेंट नहीं था। ये भी ब्रिटिश से ही कॉपी की गई है, लेकिन जब इन्होंने नए नए एडिशन किए तब ये फार्मेसी हमारे इंडिया में कन्वर्ट हो गई, ताकि हमारा कोई अधिकार नहीं था इस पर। तो गाइस एम्पायरिक एरा में ऐसा हुआ था। इस एरा में फार्मासिस्ट को इंट्रोड्यूस्ड के लिए प्रमोट किया गया था और इनके लिए कुछ फार्मासिस्ट टूल भी बनाए गए थे। और इस टाइम ही महादेव लाल सौरभ ने अपना टाइम काफ़ी डेवोटेड किया था फार्मेसी जर्नी में। गाइस कुछ समय बाद जब इसका रैपिड प्रोडक्शन होने लगा था इसके ज्ञान का, बट इसके कोई इंस्ट्रूमेंट ही टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जिससे कि एक नई मेडिसिन जनरेट की जाए। बस ओनली जैसे हम अदर कंट्री से लाते हैं कार्बन आर्बन और काफ़ी केमिकल हैं, HNO3, अमोनिया और सल्फर, सल्फेट, ये ऐसे आपने केमिकल्स नाम जरूर सुनेंगे होंगे। सिल्वर नाइट्रेट, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी अथॉरिटीज़ ही हमें मेडिसिन प्रोवाइड कराती है। तो फ्रेंड ये कब हुआ था, जब इसका एसोसिएशन काफ़ी उच्चतम लेवल पर हो गया था, तब यहाँ पर एक अच्छी सी सलाह दी गई थी प्रिपेयरिंग के लिए मेडिसिन इन इंडिया। फिर इसी तौर पर एक इंडस्ट्रियल एरा बना दिया गया था, जिसमें क्या इस एरा में डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड हो गई थी मेडिसिन की।
मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होते ही इसका काफ़ी रैपिड प्रोडक्शन बढ़ गया था, क्योंकि इसे एक जादू के समान माना जाता है, इसे मेडिसिन माना जाता था, क्योंकि कोई भी ओल्ड व्यक्ति या पर्सन इसको इनहेल करता था बाय द वे माउथ से, तो ये बॉडी में जाके काफ़ी इफेक्ट डालती थी। कोई गलत इफेक्ट नहीं डालती थी, जैसे अगर फीवर है तो फीवर के लिए ये पैरासीटामोल आपके स्टमच में डिजॉल्व होकर आपके वेसल्स में जाकर आपके प्रोड्यूस कराती है मेडिसिन को, और काफ़ी जो बैक्टीरियाज हैं उन्हें डिक्रीज कर देती है, यानी कि डिस्ट्रक्शन कर देती है उनका, जिसके कारण एक बुखार जो टेम्परेचर हाई हो जाता है उसे लो कर देती है। बिल्कुल लो नहीं, एकदम सामान्य इक्वल कर देती है, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड, ये था हमारा इंडस्ट्रियल एरा। द पेशेंट केयर एरा में आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आने वाला है। आइए एक प्रकाश डालते हैं। तो फ्रेंड, लास्ट पॉइंट रह गया था, जैसा कि वहाँ पे पेशेंट केयर एरा क्या था। इस एरा में हम लोग बात करेंगे एक पेशेंट की इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कि एक फार्मासिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि हर पेशेंट को ये नॉलेज प्रोवाइड की जाए कि उसे इस डोज को कितने टाइम लेना है, कितने टाइम, ये डिपेंड करता है पेशेंट केयर पर। जैसा कि गाइज आप लोगों ने हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल्स क्लिनिक्स में आपने ज़रूर देखा होगा एक पेशेंट जिसे कोई भी इंजेक्शन या किसी भी प्रकार की डिसीज़ हो तो उसका कितना ख्याल रखा जाता है, उसकी केयर की जाती है। ये वही केयर है जो कि एक अंडरलाइन में लिखी गई है फार्माकोपिया में। फार्माकोपिया एक बुक होती है जिसके माध्यम से ही ये सारी जर्नी स्टार्ट होती है। काज इससे किसी भी प्रकार की भूल चूक नहीं होती है, जो कि काफ़ी डेली लाइफ में हो जाती है पेशेंट्स के केयरलेस में। तो केयरलेस ना होने के कारण, केयरनेस बनाने के कारण ही इसको अप्रूव्ड किया गया था, पीसीआई के अप्रूव्ड। तो गाइज ये सब तो हो चुका था। अब हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, इंडिया की हिस्ट्री क्या थी, कहाँ से स्टार्टेड हुई थी, किस सन, कौन सी सन थी जहाँ से इसका जो डेवलपमेंट इसकी स्टार्ट हो गई थी। तो गाइज ये बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस है आधारित है। जैसा कि गाइज 1814 में गोवा मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो चुके थे, पंजाब गोवा। 1814 में गोवा मेडिकल कॉलेज स्टार्ट कर दिया गया था हमारे इंडिया में। गाइज इसकी यानी कि 1840 में यहाँ पर दिखा दिया गया है। बाकी ब्रिटिश में क्या हुआ होगा वो आप लोग खुद जानते होंगे, कहाँ से शुरुआत हुई होगी, उसकी अलग सेंचुरी होगी। तो इसके बारे में हमें ले लेना चाहिए ज्ञान, क्योंकि हमें अदर कंट्री से कोई रिलेशन नहीं है, हमें तो अपनी कंट्री में ही रहना है। आपको रहना है, मुझे नहीं, मुझे बाहर भी जाना है। 1874 में मद्रास मेडिकल कॉलेज स्टार्ट कर दिया गया था, जहाँ पर कंडक्ट कराए गए थे लाइसेंसिएट एग्जाम फॉर केमिस्ट के लिए। एंडरगेस्ट, केमिस्ट्रीगेस्ट वही होता है जो फार्मासिस्ट बन जाता है। लास्ट उसकी एग्ज़ाम डेट होती है, तो उससे क्वालिफाई होने के बाद उसे एक लाइसेंसिएट बना दिया जाता है। वही लाइसेंस जो जिसके आधार पर आज मेडिकल्स चल रहे हैं, क्लिनिक चल रहे हैं, ये वही डिग्रियां होती हैं जो कि अप्रूव्ड होती हैं पीसीआई द्वारा। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया, तो पीसीआई यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडियन कम्युनिटी यही प्रिपेयर की गई थी इंडिया में। और 1881 में क्या हुई थी, इसकी जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी कंपाउंड्स की ट्रेनिंग बंगाल में स्टार्ट कर दी गई थी। सबसे पहले बंगाल में ही की गई थी, बाकी उसके बाद है जैसे लखनऊ और गुजरात, इन सब राज्यों में अप्रूव करा दी गई थी। 1930 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एक कमेटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानी सरकार ने एक कमेटी को अपॉइंट किया था। इस कमेटी के अनुसार साफ साफ दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि जो कर्नल आर एन चोपड़ा थे, कर्नल आर एन चोपड़ा यही फार्मेसी की प्रॉब्लम को जो है अडेप्ट करेंगे, यानी कि सारे प्रॉब्लम यही इसकी देखरेख करेंगे इंडिया की।
कर्नल आर एन चोपड़ा। 1931 में कम्युनिटी पब्लिश की गई थी। जब ये कमेटी को पब्लिश किया गया था तो काफ़ी सवाल ये उठता है, जब इस कमेटी को पब्लिश किया गया तो काफ़ी इतने 90% लोग ऐसे निकले थे जिन्हें इस शब्द का कोई अंदाज़ा नहीं था, किसी भी प्रकार का मालूम ही नहीं था ऐसे ये होता क्या है। गाइस अनजान थे इस फार्मेसी लेवल से। तो यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन एस्टेब्लिशमेंट लेटर कन्वर्टेड इन द फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। जैसा कि 1935 में यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम की अथॉरिटीज़ थी फार्मेसी की, वो कन्वर्ट होकर इंडिया में आ गई, यानी कॉपी कर लिया था इन लोगों ने। लेकिन ये भी काफ़ी संघर्ष से डिफ़िकल्ट रहा होगा कॉपी करना भी। इसी के कंटेंट को आप रीकॉपी करते हो, उसमें भी थोड़ा बहुत आपके माइंड और आपकी फिजिकल एक्टिविटी का डिसोसिएशन होता है। तो अब बात करते हैं जब 1948 में पीसीआई द्वारा अप्रूव्ड किया गया था और लाइसेंस जनरेट कर दिया गया था, जिसके आधार पर आज मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। जैसा कि गाइस आप लोग फार्मेसी लेवल पर पढ़े होंगे, फार्मेसी स्टार्ट हुई कैसे हुई, ये सब काफ़ी आपके माइंड को करते हैं, यानी हमेशा डिजॉल्व भी रहते हैं अपने माइंड में। तो गाइस ऐसे हमारी फार्मेसी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और गाइस इतना कुछ बता दिया है, अभी तक आपको एक इम्पोर्टेंट बात नहीं बताई है, जो हमारा फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, किस चीज़ पर एडिशन किया गया था यहाँ पर, वो भी आपको बता रहे हैं। पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 1966 से 1985 तक कर दिया गया था। थर्ड एडिशन यहाँ पर आ चुके थे। नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट हैज़ बीन एनएक्टेड, यानी कि जो ड्रग्स जैसे काफ़ी जो खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं, नारकोटिक नशीले पदार्थ होते हैं, इन्हें मतलब इनएक्टेड किया गया था हमारे इंडिया से। ये काफ़ी लोगों को काफ़ी गहरा इफेक्ट डालते थे और इनसे काफ़ी लोगों को कोई डिसीज़ भी जनरेट होते थे, इसके कारण इसे इनएक्टेड कर दिया गया। डॉक्टर ML सौरभ, महादेव लाल सौरभ, थोड़ा बहुत इनके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इनके कारण ही इंडिया में आज फार्मेसी आई है। महादेव लाल सौरभ फार्मेसी के फादर हैं, प्रोफेसर हैं। 1902 को इनका दरभंगा इन बिहार में जन्म हुआ था और बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी पर इन्होंने पढ़ाई भी की थी। अब फार्मेसी करियर में कुछ ऑफर्ड भी किए जाने लगे हैं, 2024 से ही नहीं बल्कि ये 2015 से ही ऑफर्ड एलिजिबल हैं, एप्लीकेबल हैं। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो भी फार्मेसी है, इसमें फार्मेसी से रिलेटेड सब जानकारी आपको प्रोवाइड की जा सकती है। प्रैक्टिस बेस्ड ऑन डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, मास्टर ऑफ फार्मेसी है, मास्टर साइंस ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है, PhD जिसे बोलते हैं, ये एक एंड होता है किसी भी नॉलेज का। तो फ्रेंड अनुरोध करता हूँ, आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा बिल्कुल नहीं लगा होगा, क्योंकि मुझे मालूम है इस प्रकार बोलना काफ़ी कठिन है और मैं इसमें सक्षम नहीं रहा होगा। अगर मेरा थोड़ा भी लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, या फिर कुछ 2 या 3 टिप्स आपके दिमाग में आई हो मेरे इस 20 मिनट्स की वीडियो की अप्रॉक्स, तो आप लोगों को एक अच्छी सी कमेंट करनी है। बाकी मुझे ये बहुत मालूम है कि बिना गाली दिए कोई नहीं जाएगा, क्योंकि इतना बुरा लेक्चर और कोई नहीं दे सकता है मेरे अलावा। तो गाइज शुरू से ही मेहनत कर रहा हूँ गाइज, हो सकता है कुछ सुधार आ सकता है लैंग्वेज में कुछ। हालांकि सभी लोग स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, बट मैं 2-3 शब्द लिख लेता हूँ जिस पर मुझे वीडियो शूट करनी होती है, तो 4 या 5 लाइन को लिख लेता हूँ, जिसके बेस्ट पर मैं अपने खुद की भाषा में ही जनरेट कर देता हूँ। उतना कुछ
और गाइज इतना करना ये काफ़ी कठिन है नए क्रिएटर्स के लिए, जैसा कि मैं नया क्रिएटर हूँ और गाइज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, हर किसी को आती है। तो गाइज आपसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। काफ़ी बुरा लगता है, एक 20 मिनट की वीडियो अपलोड करते हैं फिर उस पर 0 व्यूज एंड गलत कमेंट, तो ये हमारे एक्टिविटी को ख़राब करते हैं। तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। I have success for YouTube life and other careers। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।